आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है। ये परिवर्तन टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज के कारण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जल को लेते हैं। जल तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, लिक्विड में वो जल के रूप में पाया जाता है और गैस के रूप में वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जब पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसके कणों पर भी प्रभाव पड़ता है। हमें जैसा कि पता है कि पदार्थ की अवस्था तापमान और दाब दोनों को चेंज करने से बदली जा सकती है। तो अभी हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठोस यानी कि सॉलिड पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो ठोस के कण होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट करते हैं, अपने ही स्थान पर रहकर कंपन करते हैं, क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने स्थान पे ही वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी जो ठोस के कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ऊर्जा उस आकर्षण बल को की ऊर्जा को पार कर लेती है और वो आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है या टूट जाता है, जिस कारण से ठोस के कण अब अपने स्थान को छोड़ करके फ्री होकर के गति करने लगते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ठोस के कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो अब बहुत कमज़ोर हो जाती है और सारे ही कण अब गति करने लगते हैं अपनी जगह को छोड़कर और उस स्टेज पे ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो लिक्विड बन जाता है। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को हम ठोस का गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड भी कहते हैं, या हम उसको संगलन भी कह सकते हैं। हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि किसी भी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यानी कि जब भी कोई भी स्टेट चेंज होगा, यानी जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड गैस में चेंज होगी या गैस सॉलिड में, हमेशा ये जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड की अवस्था के परिवर्तन के ऊपर जानेंगे। हमें ये पता है कि जब तापमान बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ गति करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो भी उनकी भी गति तेज़ हो जाती है और फिर जो टेम्परेचर बढ़ने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं, वो हीट जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है उसको ओवरकम कर जाती है, यानी कि जो ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा आकर्षण बल को कमज़ोर कर देती है और तोड़ देती है, जिसके कारण लिक्विड के पार्टिकल्स यानी लिक्विड के कण अलग अलग हो जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है और गैस में बदलना स्टार्ट कर देता है उस तापमान को हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम ये बताएंगे कि भाप के कणों में जल के कणों से ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप के कणों ने जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब करके
रखा हुआ है, इसलिए जो वेपर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो अब तक हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं या चीज़ें होती हैं जो बिना लिक्विड में चेंज किए हुए डायरेक्ट गैस बन जाती हैं या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाती हैं। तो वो प्रक्रिया जिसमें बिना लिक्विड में चेंज हुए एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल्स में हम कपूर ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। अब बात करते हैं निक्षेपण की, यानी कि इस कंडीशन में गैस सीधे ठोस बन जाती है। जैसे हमने सुना होगा हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, पर हम इसको कंडेंस करके रख सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड CO2 में, जिसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। यहाँ पर हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट एनर्जी बढ़ रही है, जिस कारण से फेज चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझेंगे कि जब भी फेज में चेंज होता है उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, उसकी हीट एनर्जी बढ़ी और एक तापमान ऐसा आया जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड में चेंज करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है जब तक कि सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज नहीं हो गया, यानी कि जहाँ पे सॉलिड का फेज चेंज हुआ है लिक्विड में, वहाँ पर तापमान कांस्टेंट है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब हमने तापमान को और बढ़ाया तो हमारी जो ऊष्मा है वो और ज़्यादा बढ़ी और फिर यहाँ तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है लिक्विड का। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आया जहाँ पे लिक्विड वेपोराइज होना शुरू हो गया, यानी लिक्विड से गैस बनना शुरू हो गई। इस प्रोसेस में तापमान यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो पूरा प्रोसेस जहाँ पे पूरी लिक्विड जब गैस बनना स्टार्ट होती है या गैस बनती है, उस फेज चेंज का जो साइकिल है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फिर उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद फिर जब गैस बन जाती है तो फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ता है और गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं और घटाने से हम गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। गैस लिक्विड में कंडेंसेशन के थ्रू चेंज हो जाएगा अगर हम तापमान कम करते हैं, और अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा सॉलिड में। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, सेकेंड डायग्राम में, जहाँ पर 4 स्क्वायर्स बने हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 4 स्क्वायर्स हैं ये मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के। प्लाज्मा एक 4th स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया है, तो इसके बारे में बताऊंगी आपको। जो ए ब्लॉक है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कितनी कम स्पेस है और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एक जगह पे ही रह करके बस वाइब्रेट कर रहे हैं। वहीं हम बॉक्स सी में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस है और ये स्पेस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉलिड के बॉन्ड्स टूटने की वजह से बनी है और यहाँ पर ये थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। वहीं हम ब्लॉक डी में देखते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गति कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन मॉलिक्यूल्स में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी है, जिस वजह से ये ज़्यादा गति कर रहे हैं। अब हम बी में आते हैं जो कि प्लाज्मा है। ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है।
अब हम पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव जानेंगे। जैसे पिछले स्लाइड्स में हमने ये जाना कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में चेंज हो सकते हैं, तीनों फॉर्म्स। अब हम जानेंगे कि प्रेशर क्या रोल प्ले करता है एक पदार्थ को अपने फॉर्म्स को चेंज करने में। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही दूर दूर हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब उन पर प्रेशर लगाया जाता है, जब पिस्टन से उनको कंप्रेस किया जाता है तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास आ जाते हैं। ये इस पिक्चर में हम देख के कह सकते हैं कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैस में जो एक कंटेनर में बंद है, तो गैस पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिस कारण से हम अगर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम गैस पार्टिकल्स को और भी पास ला सकते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हम गैस को लिक्विड या सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएं और तापमान घटाएं तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पर लिक्विड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, यानी डायरेक्ट वाष्प बन जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी को खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे वाष्प में चेंज हो जाएगा, या फिर जब हम कपड़े डालते हैं सूखने को बाहर तो वो धीरे धीरे कपड़े सूख जाते हैं बिना ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। ऐसा क्यों होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पदार्थ की अवस्थाएं दाब और ताप के परिवर्तन के कारण ही परिवर्तित हों। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं, और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी एक सरफेस फिनोमेना है, और ये कई सारे कारकों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करता है वो है सरफेस एरिया। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगी इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कपड़े सूखने को डालते हैं, अगर हम कपड़ों को फैला कर डालेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगी और वो जल्दी सूखेंगे, लेकिन अगर हम कपड़ों को बिना फैलाए ऐसे ही डाल दें तो उन्हें सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा फैक्टर है तापमान में वृद्धि, यानी अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो कण हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और वो आराम से वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब थर्ड फैक्टर है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे वायु में, हवा में जो वाटर वेपर उपस्थित है उसे हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो हवा है उसमें एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब हवा में जल के कणों की मात्रा पहले से ज़्यादा हो जाती है तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जो रेट है इवापोरेशन का, वो घट जाता है। फोर्थ फैक्टर है वायु की गति में वृद्धि। हम ये जानते हैं कि कपड़े तेज हवा में बहुत जल्दी सूखते हैं। तेज हवा होने के कारण जो जल वाष्प यानी वाटर वेपर होता है उसके कण हवा के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जो जल वाष्प हैं उनकी मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण का एक फ़ायदा ये भी होता है, इससे हमें शीतलता मिलती है। हम टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर हम F की जगह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, और हम सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस इज इक्वल टू K - 273। सपोज़ करिए कि हमारा टेम्परेचर 373 केल्विन है और हमें उसे सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम
के जगह पे 373 रखेंगे और माइनस करने पे में 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो इन तीनों ही पिक्चर से या फॉर्मूला से हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को इंटर कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। Hope you liked the presentation. Thank you for watching.